हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 6 बैंकिंग डिस्कस कर रहे थे, जिसके लिए ऑलरेडी हम हमारे जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएट करती हैं किसी भी इकोनॉमी में। सो आज का जो हमारा थर्ड वीडियो है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड है, दैट इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ आरबीआई। ये आपका जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई या सेंट्रल बैंक एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फेस करने वाले हो, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टॉपिक। सो सबसे पहले हम जो है इस बैंक के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर ये सेंट्रल बैंक होती क्या है, आरबीआई होती क्या है। सबसे पहले तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम की सबसे अपेक्स बैंक, यानी आप बोल सकते हो कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को होल्ड करने वाली, रेगुलेट करने वाली बैंक होती है, यानी सबसे बड़ी बैंक होती है, इन सब के ऊपर काम करती है ये। इसीलिए इसको हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक कहा जाता है, क्योंकि इसको सेंट्रल अथॉरिटी मिली हुई है, ये पूरे कंट्री में रेगुलेशन करती है। ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सो जस्ट अभी मैंने बताया सेंट्रल बैंक जो है यानी आरबीआई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या है, अपेक्स बैंक है। अपेक्स बैंक का मतलब होता है, अपेक्स का मतलब जो बिल्कुल कंट्रोलर है पूरे बैंकिंग सिस्टम का, और ये पूरे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को, यानी हमारे कंट्री में जितनी भी बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो ये इसका क्या है, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद कंट्रोल करने के साथ साथ और क्या करती है, तो जो भी हम लोग नोट्स, करेंसी नोट्स, यानी जो भी पैसे, रुपए हम यूज़ करते हैं, उन सबको भी इशू करती है कौन, बैंक। कौन सी वाली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ आरबीआई। ठीक है, यानी आप जो है 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का, 100 रुपये का, 2000 रुपये का, ये जो नोट यूज़ करते हो, तो वैसे आपको अब इस लेवल पे तो पता भी होगा, वरना जब आप छोटे होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि भाई ये नोट बनते कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पर्सन जो है एक मशीन से नोट छाप सकता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे पूरे कंट्री में नोट छापने की जिम्मेदारी, या आप बोल सकते हो अथॉरिटी, केवल एक पर्सन को है, जो कि है आपकी, पर्सन नहीं बोलेंगे आप, इंस्टीट्यूशन बोलेंगे, जो है आपका आरबीआई। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि आरबीआई क्या है, हमारे लिए अपेक्स बैंक होती है, यानी पूरे बैंकिंग सिस्टम की कंट्रोलर होती है, हेड होती है। दूसरा, ये क्या करती है, हमारे कंट्री में जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं उनको इश्यू करती है, और ये केवल इसी के पास अधिकार है। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज जैसे कि डॉलर है, यूरो है, यानी अदर कंट्रीज़ की जो भी करेंसी है, उस करेंसी में जब हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करती है आपकी आरबीआई, यानी रेट कैसे डिसाइड होगा, कब फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ानी है, कब कम करनी है, ये सारी चीज़ें भी आपकी कौन डिसाइड करती है, आरबीआई। बाकी इसके ऊपर जो डिटेल टॉपिक है वो आपका एक चैप्टर आएगा आगे चल के, वहाँ पे आप पढ़ोगे किस तरीके से मैनेज करती है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी हमारे कंट्री की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, उसके लिए भी जितनी भी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स बनाती है, उसके लिए जितने भी प्लान्स तैयार करती है, वो कौन करती है, आरबीआई। तो इस तरीके से वी कैन से दैट आरबीआई रेगुलेट्स ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, यानी पूरे हमारे कंट्री का जो भी बैंकिंग सिस्टम है, उस पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल, रेगुलेट, मैनेज, सुपरवाइज कौन करती है, आरबीआई करती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट बैंक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कंट्री में आरबीआई। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक लोगो। ठीक है, तो ये है आरबीआई का लोगो, यानी आरबीआई अपने आप को इससे डिनोट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, यानी कब से आरबीआई जो हमारे कंट्री में काम कर रही है, तो आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड के, वहाँ पे भी एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो है ये चीज़ें डाल सकते हो। तो
आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935, और इसके लिए एक एक्ट बना था, एक कानून बना था, जो कि है आरबीआई एक्ट 1934। तो इस एक्ट के अंडर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, अब हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मतलब देखो, आरबीआई करती पूरे देश को कंट्रोल है, पूरे देश की जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है, लेकिन एक कोई तो हेडक्वार्टर होगा, कहीं से तो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ होगा। तो उसका जो हेडक्वार्टर है, वैसे तो ब्रांचेस बहुत सारी जगह पे हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, वैसे इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर कंट्री में स्प्रेड हो रखी हैं, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, मेन जो ब्रांच है जहाँ से ये स्टार्टिंग हुई इसकी, दैट इज़ मुंबई। यानी मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब बात आती है इसके गवर्नर की। गवर्नर कौन होता है? गवर्नर होता है इसका हेड, यानी इस इंस्टीट्यूशन को भी कौन होल्ड करता है, कौन यहाँ पे सारे डिसीजन लेता है? गवर्नर। ठीक है, तो हम जरा देख लेते हैं इसका जो प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई का, दैट इज़ मिस्टर शक्ति कांता दास। ठीक है, मिस्टर शक्ति कांता दास जो हैं वो प्रेजेंट में गवर्नर हैं आरबीआई के, और आरबीआई के गवर्नर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट गवर्नर की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे शक्ति कांता दास जी से पहले कौन गवर्नर हुआ करते थे, तो उनका नाम था मिस्टर उर्जित पटेल। एंड आई एम श्योर कि आपने ये सारे नेम्स जो हैं कहीं ना कहीं न्यूज़ में या आपने न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट गवर्नर कौन है? मिस्टर शक्तिकांता दास, और जो इससे पहले गवर्नर थे वो थे हमारे मिस्टर उर्जित पटेल। अब अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर, यानी जब 1935 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, तो यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर कौन बना था आरबीआई का? तो उनका नाम है सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये आपको नीचे पिक्चर भी दिख रही है, पहले भी उन लोगों की दिख रही थी। तो फर्स्ट गवर्नर हैं आरबीआई के कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अब देखो, ये तो है फॉरेनर। अगर हम किसी इंडियन गवर्नर की बात करें, ठीक है, तो इंडियन गवर्नर कौन था फर्स्ट आरबीआई का? ये आप सर्च करो, पता करो और कमेंट बॉक्स में बताओ, ये आपका वर्क है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था आरबीआई का। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हमारी आरबीआई है वो किस करेंसी में ट्रांजैक्शन करती है। तो सिंपल सी बात है, इंडिया में है, इंडिया में इस्टेब्लिश हुई है, तो इंडियन करेंसी में ही इसके ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखो बैंक रेट, इंटरेस्ट। अब बैंक रेट, इंटरेस्ट होते क्या हैं, ये सब हम आपको आगे बताएंगे जब डिटेल डिस्कशन होगा टॉपिक्स पे। बट बैंक रेट या फिर इंटरेस्ट रेट, कोई भी रेट जो होता है, आप लोन लेने जा रहे हो तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप जो है कोई भी डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जितने भी टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सारे टाइप के रेशियो हो गए, रिजर्व्स हो गए, ये सारे टाइप के इंटरेस्ट हो गए, इन सबको भी डिसाइड कौन करता है? सिंपल है, जब यही होल्ड कर रही है तो आरबीआई ही करती है डिसाइड। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर हम बैंक रेट देखें आरबीआई का, तो 4.25% है, और इंटरेस्ट ऑन रिजर्व है 3.35%। और अगर आप आरबीआई की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो आप इंटरनेट पे इस वेबसाइट पे जाके कोई भी चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर आप इनको अपने क्वेश्चंस में पुट करते हो, अपने क्वेश्चंस के आंसर में डालते हो, तो आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो जाएगा और आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं आरबीआई के इंट्रोडक्शन के बाद कि आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या हैं। वैसे तो हमने इंट्रोडक्शन में भी इसके बहुत सारे काम देख लिए। हमने देखा ये क्या करती है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, सुपरवाइज करती है, जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको इश्यू करती है, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है। तो इसके बहुत सारे काम होते हैं। अब उन्हीं फंक्शंस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है दैट इज़ इश्यू ऑफ नोट्स, यानी आरबीआई क्या करती है, जो भी हमारे कंट्री में नोट्स, करेंसी नोट्स इश्यू होते हैं, प्रिंट होते हैं, उनको प्रिंट करने का काम करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी इसको सोल राइट है। सोल राइट का मतलब है इसको अकेले को ऐसा राइट मिला हुआ है पूरे कंट्री में, जिसमें कि ये जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको इश्यू कर सकती है। लेकिन आपको 1 रुपये का जो नोट दिखता है ना, वो 1 रुपी नोट या सारे कॉइन्स, वो सब कौन करती है? इश्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। याद रखना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है वो सारे करेंसी नोट्स को इश्यू करती है। ठीक है, नोट सारे कौन इश्यू करती है? आरबीआई। लेकिन उसमें से अगर तुम 1 रुपये के नोट की बात कर रहे हो, तो 1 रुपये का नोट और सारे सिक्के, कॉइन्स, उनको कौन इश्यू करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी ये इसका एक फंक्शन तो है ही कि ये क्या करती है, कंट्री में नोट्स को इश्यू करती है। अब सेकंड फंक्शन है इसका बैंकर टू द गवर्नमेंट।
क्योंकि ये क्या है, हमारे कंट्री की मेन बैंक है, सबसे सेंट्रल बैंक, सबसे ऊपर वाली बैंक है, हेड बोल सकते हो आप इसको बैंकिंग सिस्टम का। तो इसीलिए ये हमारे कंट्री का हेड जो कि कौन, गवर्नमेंट, उसके लिए एक बैंक का काम करती है। जैसे हम नॉर्मल कस्टमर जो होते हैं, हमारे लिए कमर्शियल बैंक जो काम करती है ना, उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए आरबीआई काम करती है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट की ये क्या है, बैंक है। कैसे, अब आरबीआई किस तरीके से काम करती है गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए एक बैंक का काम करती है। यानी आरबीआई को जब भी गवर्नमेंट को जब भी लोन लेना होता है, जैसे हमें लोन लेना होता है तो हम जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास, उसी तरीके से जब भी गवर्नमेंट को लोन लेना होता है तो वो जाती है आरबीआई के पास। गवर्नमेंट को जब भी डिपॉजिट्स डालने होते हैं अपने, तो भी वो जाती है आरबीआई के पास। यानी जिस तरीके से हमारे लिए एक बैंक है नॉर्मल कमर्शियल बैंक, उसी तरीके से गवर्नमेंट के लिए आरबीआई एक बैंक की तरह काम करती है। ठीक है, एजेंट की तरह भी काम करती है। यानी जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट का किसी पर्सन के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी कंट्री के साथ, तो वहाँ पे एक एजेंट का काम करती है। एडवाइस भी प्रोवाइड कराती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, या स्टेट की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको। एडवाइस कैसे, जो भी मनी से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी एडवाइजेस चाहिए होती हैं गवर्नमेंट को, तो वो भी किससे जाके ले सकते हैं, आरबीआई से। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के बैंकिंग फंक्शंस होते हैं, लाइक डिपॉजिट ऑफ मनी और ग्रांटिंग लोन्स, इन सब का काम करती है कौन, आरबीआई। ठीक है, एडवाइजेस भी प्रोवाइड कराती है। तो ये इसका कौन सा हो गया, दूसरा फंक्शन। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी को भी ये होल्ड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस जस्ट थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके थ्रू आरबीआई हमारे कंट्री में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करके रखती है। यानी अगर आरबीआई चाहे कि मनी की सप्लाई बढ़ानी है, तो कुछ ऐसा काम वो करेगी जिससे मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर आरबीआई चाहती है कि मनी की सप्लाई को कम करना है, तो वो कुछ ऐसा काम करेगी जिससे कि मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। यानी मनी की सप्लाई का कंट्रोल किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है। तो उसी पॉलिसी को बोला जाता है, क्योंकि देखो मॉनेटरी यानी मनी, तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी मनी को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी होती है वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। और इसको कौन चलाता है, कौन होल्ड करता है, आरबीआई। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक के जो भी डेब्ट होते हैं, पब्लिक के डेट यानी पब्लिक जो भी उधार लेती है, पब्लिक जो भी लोन लेती है, पब्लिक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, गवर्नमेंट। ठीक है, हम बोलते हैं ना पब्लिक गुड्स या पब्लिक फैसिलिटीज़, तो पब्लिक का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है। तो गवर्नमेंट जो भी चीज़ें उधार लेती है, जो भी लोन लेती है, वो भी किससे लेती है, आरबीआई से। तो इस तरीके से हमने इसके दो फंक्शन पढ़ लिए। पहला फंक्शन कि ये इश्यू करती है क्या, नोट्स को इश्यू करती है। दूसरा, गवर्नमेंट के लिए एक बैंक की तरह काम करती है। तीसरा है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स का बैंक का मतलब है बैंकों की भी ये बैंक है। कैसे, जैसे हमको जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो हम जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास। अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब कमर्शियल बैंक को भी पैसे की ज़रूरत है। मान लो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए कि उसको पैसे की ज़रूरत है, लोन चाहिए उसको, तो वो कहाँ जाएगी, तो अभी हमने बोला बैंकों की भी बैंक कौन सी है, आरबीआई। तो इसीलिए ये बैंक्स जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं, जब इनको किसी भी एडवाइस की, किसी भी लोन की नीड होती है, तो ये जाते हैं कहाँ पे, आरबीआई के पास। ठीक है, उसके अलावा जब भी इनको डिपॉजिट्स करने होते हैं तो भी ये जाते हैं आरबीआई के पास। तो तीसरा फंक्शन ये है कि ये नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स के लिए एक बैंक का काम करती है। ठीक है, जैसे कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक के पैसे को एक्सेप्ट भी करती है, यानी डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, और साथ के साथ उनको लोन भी प्रोवाइड कराती है। यानी आरबीआई जो है ना, वो सेम फंक्शंस परफॉर्म करती है कमर्शियल बैंक्स के लिए जिस तरह जो फंक्शंस कमर्शियल बैंक हमारे लिए करते हैं। ठीक है, ये तीसरा काम हो गया इसका। अब फोर्थ वर्क इज़ कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, यानी हमारे इकोनॉमी में कितना क्रेडिट दिया जाना चाहिए, यानी कितना उधार दिया जाना चाहिए, कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, इन सबको भी कौन कंट्रोल करके रखता है, आरबीआई, जो कि अभी मैं बता रही थी आपको मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, तो कंट्रोलर भी बोला जाता है इसको, किसका, क्रेडिट का। अब क्रेडिट कंट्रोल करने के मैंने बताया था ना, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ तरीके अपनाती है, तो दो तरीके होते हैं मेनली, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और इसी पूरी पॉलिसी को बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। बाकी ये
जो टॉपिक है इसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे यही टॉपिक आने वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी या किस तरीके से मनी का कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे मनी और क्रेडिट सेम थिंग है, ठीक है, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। अब हम ये बता चुके हैं कि जब भी आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ानी चाहिए तो वो कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करती है जिससे कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और अगर उल्टा करना होता है तो उल्टे मेथड यूज़ करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका वर्क है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है कि जब कमर्शियल बैंक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, जो भी मैंने आपको बताया था कि मान लो कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड है और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो वो लास्ट में जाके आरबीआई से लोन ले सकती है। तो इसी फंक्शन को बोला जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। यानी जब कमर्शियल बैंक कहीं से भी फाइनेंस लेने में फेल हो जाती है तो वो आरबीआई से हेल्प ले सकती है और आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क है सुपरवाइजरी रोल। यानी सिंपल है कि आरबीआई जो है वो क्या करती है, एक सुपरवाइज़र की तरह काम करती है पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए। यानी पूरे बैंकिंग सिस्टम की देखरेख करती है कि जो भी हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं वो सारे रूल्स को बैंक्स फॉलो कर रही हैं या नहीं। तो किस तरीके से कि फंक्शनिंग को रेगुलेट करती है, फंक्शनिंग को सुपरवाइज़ करती है, सीआरआर की देखभाल करती है कि सीआरआर को जो भी बैंक्स हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं या नहीं, उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं। जैसे मान लो 4% सीआरआर है तो सारी बैंक्स 4% सीआरआर को यूज़ कर रही हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो है एनुअल ऑडिटिंग करती है। ऑडिटिंग का मतलब होता है जो भी अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स यानी जो अकाउंट के सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो ये भी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उनकी चेकिंग करना ऑडिटिंग कहलाता है। तो ये क्या करती है आरबीआई, कमर्शियल बैंक की टाइम टू टाइम अकाउंट्स की चेकिंग करती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। यानी पूरा एक सुपरवाइज़र का रोल करती है, हर चीज़ का ध्यान रखती है। अब हम थोड़ी देर पहले एसएलआर की बात कर रहे थे। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आरबीआई क्या करती है, कुछ एक रेट डिसाइड करती है, ठीक है। अब रेट क्या डिसाइड करती है कि आपको कुछ मिनिमम अमाउंट अपने जो भी डिपॉजिट्स हैं उसमें से कुछ मिनिमम अमाउंट कैश की फॉर्म में हमारे पास रखना होगा। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। तो वो जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब इस रेशियो के अलावा एक और रेशियो होता है जो कि आरबीआई डिसाइड करती है, वो है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? देखो, सीआरआर में तो आपने केवल कैश रखा। अब एसएलआर में क्या करते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास कैश के अलावा कुछ और चीज़ें भी रखती है। लाइक कैश तो आपका है ही, उसके अलावा गोल्ड हो गए या सिक्योरिटीज़ हो गई, लाइक हमारे जो भी जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो कुछ भी सिक्योरिटीज़, गोल्ड या कैश के अलावा जो भी चीज़ें हैं जो मनी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ के पेपर, तो ये सारी चीज़ें आप रखते हो किसके पास? आरबीआई के पास। तो ये हो गया एसएलआर, ठीक है। सीआरआर में ओनली कैश और एसएलआर में कैश के साथ साथ गोल्ड भी और आपकी अदर सिक्योरिटीज़ भी रखी जाती हैं किसके पास? आरबीआई के पास। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शनिंग है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी आरबीआई जो है वो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी करके रखती है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करके रखती है। ये मैंने आपको बताया था कि आरबीआई क्या करती है, टाइम टू टाइम फॉरेन करेंसीज़ की परचेज़ और सेल करती है इकोनॉमी में। जब उसको लगता है कि हमारे जो भी फॉरेन एक्सचेंज की रेट्स पे कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाती है, ठीक है। कंट्री के फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन एक्सचेंज फंड को भी ये क्या करती है, अपने पास प्रोटेक्ट करके रखती है, होल्ड करके रखती है। यानी पूरा जो फॉरेन करेंसीज़ को लेके जो मार्केट है उस सब को भी ये सुपरवाइज़ करती है। बाकी इसका भी डीप जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे चैप्टर्स में आएगा जहाँ पे पूरा ये डिस्कस होने वाला है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारे यहाँ आरबीआई क्या क्या काम करती है। तो हम बोल सकते हैं कि आरबीआई जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है और ये काफ़ी अच्छी, या बोल सकते हो काफ़ी प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है हर एक कंट्री के लिए, हमारे लिए ही नहीं, हर एक कंट्री के लिए, ठीक है। तो आज हमारा आरबीआई का जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई किस तरीके से मनी की कंट्रोल करती है, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।